हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप रैंकर। आज हम लोग एस्टेट के फिजिकल केमिस्ट्री के एक टॉपिक को देखेंगे जो कि है यूनिट 4 को करेंगे आज कंप्लीट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में केमिकल इक्विलिब्रिया और फेस इक्विलिब्रिया कंप्लीट कर लिया था और इसके क्वेश्चन भी आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इसमें आपको थर्मोडाइनमिक डेरिवेशन ऑफ राउथ लॉ को देखना है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये 4 चीज़ों के बारे में जानना है। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर को। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, सॉल्यूशन क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर में अगर शुगर ऐड कर देते तो क्या होता है, इसमें मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। चीनी पूरी तरह से क्या होती है, इसमें घुल जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन है मेरे पास। अब सॉल्यूशन में एक पार्ट होता है सॉल्यूट और दूसरा पार्ट होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जो लेस अमाउंट में हो, लेस अमाउंट में जो होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में होगा, मोर अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे हम लोग सॉल्वेंट। ठीक है, और जैसे कि इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन है दो कंपोनेंट का, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। ठीक है, अब कुछ कंसंट्रेशन टर्म जो हमें जानने होंगे क्योंकि उनका यूज बहुत है। कंसंट्रेशन टर्म्स की बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज की। ठीक है, ये क्या है कि मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, फिर बात कर सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। ये 4 चीज़ें हैं। अगर वेट बाय वेट परसेंटेज की बात की जाए तो जैसे है आपके पास 10% NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 10 ग्राम NaOH है जो कि डिज़ोल्व है किसमें, जो कि डिज़ोल्व है आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन में। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसमें 10 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है और 90 ग्राम, 90 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है, मोर अमाउंट। सेम अगर इसमें आपके पास बोल दिया 10% NaOH प्रेजेंट है इन एक्वस सॉल्यूशन, तब क्या बोल सकते हैं कि 10 ml प्रेजेंट है कितना में, 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, सेम इसमें भी वही है कि 10% NaOH प्रेजेंट है, NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 10 ग्राम प्रेजेंट है हमारा सॉल्यूट कितना में, 100 ml में। ठीक है, यहाँ क्योंकि वॉल्यूम के टर्म में पूछा है तो क्या हो जाएगा, किसमें, वॉल्यूम सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, 100 ml सॉल्यूशन हो जाएगा और 10 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, इसमें क्या बोल सकते हैं कि 10 ml हमारा प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, ये 4 टर्म है। ये पूछ जाता है जब आपको मोलैलिटी दे दी जाए, नॉर्मेलिटी दे जाए या फिर मोलैरिटी दे दी जाए, तब इसका यूज होता है। अब बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से क्या समझते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन,
जैसे हमसे पूछ लिया जाता है कि आप कितना मैक्सिमम वेट उठा सकते हैं, कि मेरा स्ट्रेंथ कितना है, हम कितना वेट उठा सकते हैं, ठीक है। वैसे ये स्ट्रेंथ, एक सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कितना होगा, क्या बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे स्ट्रेंथ को क्या बोल सकते हैं कि कितना वेट है सब, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वी लीटर। 1 लीटर में इसको डिनोट करते हैं ग्राम पर लीटर में या ग्राम पर ml में, ठीक है। अब कंसंट्रेशन, ये स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन डिफरेंट है। कंसंट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ ये करते हैं, डील करते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ को किसको करते हैं, वेट कितना है उस सॉल्यूट का, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, कि मोल फ्रैक्शन क्या है। मान लेते हैं हमारे पास ए और बी मोल है, ठीक है। दो सब्सटेंस है ए और बी। अब इसका मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग काई से। ए के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ए के और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और सेम बी के लिए क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो तब क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये 1 के बराबर आएगा। तो हमारे पास एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन का एडिशन हम बोल सकते हैं 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी मेरा समेशन होगा मोल फ्रैक्शन का वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। इसका बहुत यूज है, ये चैप्टर में मोल फ्रैक्शन का सबसे ज़्यादा यूज है। अब बात करते हैं मोलरिटी की। ये पिछले ईयर क्वेश्चन में आपसे इसका डिफिनेशन पूछा गया था कि मोलरिटी किसको बोलते हैं। इसका डायरेक्ट डिफिनेशन आपसे पूछ लिया गया था। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। ये क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, डिसॉल्व है किसमें, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वी इन लीटर, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको, एक चीज़ याद, इस पूरे चैप्टर में W1 मतलब समझिएगा कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, M1 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर W2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, और M2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ मोलरिटी क्या हो जाएगी, W2 इंटू 1000 ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू V इन ml, ये हो जाएगा फार्मूला। अब इसी तरह अगर बात की जाए मोलैलिटी की, तब ये क्या हो जाएगा, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हैं, डिज़ोल्व यहाँ हो जाएगा पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, कितने केजी ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर फार्मूला बनाने चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय वेट इन W1 इन केजी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 इन ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि टेम्परेचर में कौन डिपेंड है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये होगा कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें मोलरिटी तो वॉल्यूम के टर्म्स में निकालते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर बात करें मोलरिटी की तो मोलरिटी किसके रिप्रेजेंट में निकालते हैं, वेट के रिप्रेजेंट में, और वेट क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर बात करें मोल फ्रैक्शन की तो मोल फ्रैक्शन भी वेट के प्रेजेंट में निकालते हैं, तो ये भी क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर बात करें स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ भी वॉल्यूम के टर्म में निकाले तो ये किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पीपीएम से डिनोट करते हैं इसको। मान लीजिए पीपीएम आपको निकालना है, ए और बी सब्सटेंस दिए हुए हैं, ए और बी। ठीक है, तो ये किसी के रिप्रेजेंट में भी निकालते हैं ए, या तो अगर वेट के रिप्रेजेंट में निकालेंगे तो बोलेंगे वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वेट, मतलब कि डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10⁶। ठीक है, बी के रिप्रेजेंट में निकालेंगे तो बी लिखेंगे। अगर वॉल्यूम के टर्म में बोलेंगे तो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 10⁶। ऐसे पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी हो गया मतलब किसी भी चीज़ का घुलना। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए कि सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड क्या है, यहाँ सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। कि सॉलिड को हम, ये हमारे पास लिक्विड है, अब इसको क्या कर रहे हैं, सॉलिड को हम इसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये सॉल्युबिलिटी क्या है इसका। तो जैसे हमारे पास सॉलिड है, अब इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं लिक्विड में। ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे किस पे डिपेंड करेगी कि नेचर, एक तो क्या इसका नेचर है, सॉल्यूट का नेचर है उस पर। सेकेंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। थर्ड, अगर बात की जाए तो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे क्या होता है, जैसे ली चार्टलियर पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, ये मान लीजिए हमारे पास सॉलिड है प्लस लिक्विड है, हीट दे रहे हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन बन रहा है, हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। तो क्या होता है कि मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं और डेल्टा एच दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव है,
ठीक है। तब क्या होगा कि ये प्रोडक्ट बनना चाहेगा जल्दी से जल्दी, प्रोडक्ट बनना जाएगा तो किधर की ओर जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ। तब इसको क्या बोल देंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है हमारी, प्रोडक्ट बन रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर सेम सॉलिड प्लस लिक्विड है और सॉल्यूशन बन रहा है और हीट रिलीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना चाहेगा, बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी हमारी जो भी है वो क्या हो रही है, अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रहा है मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो इस तरह से सॉलिड इन लिक्विड में होती है सॉल्युबिलिटी। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर मुझे किसी गैस को डिसॉल्व करना है, गैस इन लिक्विड में, गैस इन लिक्विड में डिसॉल्व करना है, तब कैसे करेंगे। जैसे हम लोग ने देखा ही होगा कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वहाँ क्या होता है, गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में। अब कैसी गैस डिसॉल्व होगी, जिसका हमारे पास टीसी ज़्यादा होगा, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का ज़्यादा होगा वो गैस क्या करेगी, डिसॉल्व कर जाएगी, मतलब लिक्विफाइड होगी, लिक्विफिकेशन करेगी। ठीक है। इसके लिए कौन आया था, इसके लिए हेनरी ने एक लॉ दिया था, हेनरीज लॉ। ठीक है। हेनरी ने क्या कहा था कि अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी जो भी है गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि पार्शियल प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर के। ठीक है। अब जैसे इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास, अब ये सॉल्युबिलिटी दो टर्म में हम लोग देखते हैं, इस सॉल्युबिलिटी को दो टर्म में देखते हैं। अगर इक्विलिब्रियम की बात की जाए, वहाँ पर आप लोग केएसपी के बारे में जानते होंगे, तो वहाँ पर किस टर्म में हम लोग लेते हैं, मोल पर लीटर के टर्म में। लेकिन यहाँ अगर सॉल्यूशन में बात की जाए, सॉल्यूशन में बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन है गैस का, मोल फ्रैक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा कि एच, यहाँ हेनरी लॉ, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कि एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है। पी क्या है हमारा, पी इक्वल टू है पार्शियल प्रेशर, के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, और x क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ऑफ सॉलिड। ठीक है। अब एक बात बताइएगा कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर हमारा क्या होता है कि टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा वहाँ क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी। तो जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ सॉल्युबिलिटी हमारी, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक जब भी लेते हैं हम लोग, क्या होता है कि हमेशा ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें CO2 जो है अच्छी तरह से डिसॉल्व होती है। सेम क्या होता है, एक्वेटिक स्पेसीज जितनी भी होती हैं वो सब किस में रहना चाहेंगी, कोल्ड वाटर में ज़्यादा रहना चाहेंगी। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी हम बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है, प्रेशर के साथ क्या है, हेनरी कांस्टेंट के साथ रिलेशन क्या है।
अब दो वर्ड याद रखिएगा, एनॉक्सिया और बेंड्स। हेनरी लॉ से ये दो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब एनॉक्सिया क्या है कि जैसे हाई एल्टीट्यूड पे आप जा रहे हैं, जैसे पर्वत वगैरह पे जा रहे हैं, तो क्या होता है माउंटेन पे, यहाँ पर प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिज़ोल्व कम होगा, ऑक्सीजन डिज़ोल्व कम होगा तो मतलब O2 कम हो जाएगा, O2 डिक्रीज, ठीक है। O2 कम होगा, O2 कम होगा तो क्या होगा कि हमारे मतलब कुछ भी करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं एक तरह से एनॉक्सिया, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि वहाँ से ऑक्सीजन को कमी को पूरा करने के लिए अलग से ऑक्सीजन लेके जाया जाता है, तो इसको बोलते हैं एनॉक्सिया। ये वर्ड पूछ देता है कि एनॉक्सिया क्या होती है, कि O2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, इस तरह से पूछा जाता है। अब आते हैं बेंड्स। अब बेंड्स क्या है कि स्कूबा ड्राइवर क्या होते हैं कि जो पानी में जाते हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेयर पे कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जैसे ही ये पानी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि पानी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो भी इसका पानी का प्रेशर होगा ρHg, ठीक है, मतलब हाइड्रोस्कोपिक प्रेशर बोल सकते हैं। अब ये क्या है, दो प्रेशर लग रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर स्कूबा डाइवर के ऊपर दो तरह के प्रेशर लग रहे हैं। अब दो तरह के प्रेशर लग रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, एक दूसरे से रिलेट है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, O2 डिज़ोल्व अच्छे से करेगा, O2 डिज़ोल्व अच्छे से करेगा, मतलब O2 की मात्रा बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन के साथ अच्छे से बाइंड करेगा, ठीक है। अब जैसे ये एटमॉस्फेयर पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आने पे एक ही प्रेशर लगेगा, ये वाला प्रेशर हट जाएगा, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, प्रेशर मेरा डिक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, जो O2 जो हमारे पास ज़्यादा आ गया वो कम होना चाहेगा तो वो वेंस के थ्रू निकलना चाहेगा, जिसके कारण से ब्लड आ सकता है या स्क्यूबा ड्राइवर की डेड हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को रोकने के लिए, इसको हम लोग बेंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक प्रोपोर्शन लिया गया। ये शायद इतना होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा, 52% और ये शायद 32% के आसपास होता है, ठीक है। इस तरह से एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो इनर्ट गैस ऐड करते हैं, तो इनर्ट गैस ऐड करने से क्या होता है कि इनर्ट गैस तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो ये एक ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, जिसके कारण उनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक चीज़ पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि लिक्विड इन लिक्विड की बात करेंगे अब, ठीक है। तीन चीज़ों की बात की कि सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, अब लिक्विड इन लिक्विड की बात करेंगे। अब हमारे पास दो ये कंटेनर है, इसमें हमारे पास लिक्विड है, सपोज La लिक्विड है। अब यहाँ से हीट कर रहे हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ वेपर बनेंगे। अब ये जो हमारे पास वेपर है इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी होगा कुछ ना कुछ,
मान लेते हैं कि ये पी नॉट ए है, ठीक है। ये नॉट जो रहेगा पी नॉट वाला वो रिप्रेजेंट करेगा कि प्योर का है, प्योर, ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर है ये, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक चीज़ यहाँ पर मुझे बताइएगा कि यहाँ लिक्विड ए तो था, अब इसमें नॉन वोलेटाइल लिक्विड एक और मिक्स कर दिया एलबी, और फिर हीट दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ इसको हीट मिलेगी, कुछ इसको हीट मिलेगी, तो यहाँ वेपर प्रेशर फिर बनेंगे। इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी ए, ठीक है। अब किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा ये बताइए। यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो बोल सकते हैं कि प्योर का पी नॉट ए का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा मेरा पी से, ठीक है। मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर जो है वो ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग कोई वोलेटाइल मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बात को यहाँ से समझ गए हम लोग। अब इसके लिए क्या आया, राउट लॉ। इन्होंने क्या बोला कि जो भी मेरा पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अगर एक्स ए के लिए बात की जाए यहाँ ए, और अगर पी बी के लिए बात की जाएगी तो पी नॉट ए एक्स पी, ठीक है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब पी टोटल क्या हो जाएगा, अगर पी टोटल की बात की जाए तो मतलब पी टोटल बोल सकते हैं पी ए प्लस पी बी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको कि पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस पी टोटल इक्वल टू बोल सकते हैं कि पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ से पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी कॉमन ले लेंगे, एक्स बी इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, कि पी टोटल इक्वल टू पी नॉट बी प्लस, अगर एक्स ए के टर्म में लिखेंगे तो एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है।
ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये था हमारा राउथ लॉ। अब बात करेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जैसे टोटल बात की जाए तो एक है रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं RLVP, इतना लॉन्ग बार बार लिखना होगा। और दूसरी बात की जाए तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। और एक और प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ये 4 प्रॉपर्टी आपको टोटल जाननी है। ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज़ है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे पिछले बार आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में क्या है कि ये राउथ लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है इससे पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ एक्सकेप कर दिए हैं, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। 1 मिनट, 2 चीज़ें रह गई थी, ये हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। अब 2 और सॉल्यूशन है हमारे पास, 2 और सॉल्यूशन की यहाँ बात करनी है हमें। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन क्या है कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउथ लॉ को फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं किसको? राउथ लॉ को। ठीक है, जैसे राउथ लॉ ने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर जो है वो हमारे P0 A x से होगा, या फिर PB इक्वल टू P0 A x भी होगा, या बोल सकते हैं P टोटल इक्वल टू P0 A x से प्लस P0 B x भी होगा। ठीक है, और ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो डज नॉट फॉलो करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं राउथ लॉ को, ये फॉलो नहीं करते हैं। मतलब PA नॉट इक्वल टू P0 A x से, PB नॉट इक्वल टू हो जाएगा P0 A x से, या बोल सकते हैं कि P टोटल जो है नॉट इक्वल टू P0 A x से प्लस P0 B x भी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आइडियल सॉल्यूशन में हमारे जो भी है, जैसे
पी ए अगर हमारा इक्वल है पी नॉट ए एक्स ए का, अगर इसका ग्राफ बताना चाहें प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अब मान लीजिए एक्स ए यहाँ 0 है, तो यहाँ एक्स बी कितना होगा 1, और यहाँ एक्स बी अगर 0 है तो यहाँ एक्स से क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो क्या होगा अगर ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अगर P वर्सेस एक्स ए का ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारा 0 है, तो इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा। तो यहाँ से ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा पी नॉट ए, अगर इधर ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से, और ये इस तरह, यहाँ क्या हो जाएगा पी टोटल, ये क्या हो जाएगा हमारा पी नॉट, अगर पी बी के टर्म में होगा तो पी नॉट बी एक्स बी, और ये हो जाएगा हमारा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास ए रिएक्शन कर रहा है ए बी बी के साथ और बना रहा है ए बी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो भी होंगे ए बराबर होगा बी बी के, और ये बराबर होगा, जितने भी मॉलिक्यूलर फोर्स है ये बराबर होंगे ए बी के, ठीक है। पर इसमें क्या होता है कि ये जो भी हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये नॉट इक्वल टू होगा ए बी के, नॉट इक्वल टू होगा पी बी के, ठीक है। ये इसके कहानी है। अब जितने भी जैसे पूछ देता है कि कौन कौन से आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, तो जैसे हमारे पास एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ये क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन। इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, ये भी क्या होता है आइडियल। बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ये सब क्या देते हैं आइडियल देते हैं, ठीक है। अब इसमें दो बातें हैं कि नॉन आइडियल में दो तरह से डेविएशन शो करते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है आगे बात करते हैं इसकी। और एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा आप लोग कि आइडियल के केस में इंथैल्पी जो होगी वो 0 के बराबर होगी, वॉल्यूम हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और नॉन आइडियल के केस में डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 होगा और डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात की जाए, पॉजिटिव डेविएशन की और नेगेटिव डेविएशन की, जैसे हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी बी बन रहा है ए बी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की जाए तो ए और बी बी की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो ज़्यादा होंगे ए बी से, और इसमें क्या होगा कि ए और बी बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे ए बी से। इससे क्या फ़ायदा है, जैसे कि ग्राफ से समझिए, यहाँ प्रेशर है और यहाँ मोल फ्रैक्शन है, सेम आइडियल के लिए ही करते हैं। एक्स से यहाँ 0 है, एक्स बी 1 है, एक्स बी यहाँ 0 है, तो एक्स से क्या होगा यहाँ 1 होगा, ठीक है।
आइडियल के लिए क्या था, इस तरह से था, यहाँ क्या था, पी नॉट ए, यहाँ क्या है, पी नॉट बी, और ये पी टोटल। अब इसमें क्या हो, ए का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ इस तरह से इसका डेविएशन हो जाएगा, जो भी है प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। पर इसके केस में यही क्या होगा, अगर हम बात करें नेगेटिव डेविएशन में, नेगेटिव डेविएशन की बात करें, इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि डेल्टा एच जो है ज़्यादा हो जाता है, डेल्टा मतलब वो क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक, और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है। और इसके केस में क्या होता है, नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन के केस में ये लेस देन जीरो, डेल्टा भी लेस देन जीरो। अब कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कौन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो भी CCl4 के साथ कंबाइन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन देगा। यहाँ पर अगर कुछ भी हो, अगर यहाँ पर हमारा कुछ भी हो वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन देगा, ठीक है। और अगर हमारे पास CHCl3 रहे, CHCl3 रहे तो ये नेगेटिव डेविएशन देगा। अगर हमारे पास H2O के साथ इनऑर्गेनिक एसिड रहे तो ये भी नेगेटिव डेविएशन देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो आप बताते जाइएगा, CCl4 प्लस, अगर जैसे कि कुछ भी लें C6H6 C6H6, ठीक है, तो ये क्या देगा बताइए, पॉजिटिव देगा। अगर CCl4 के साथ अगर हम C2H5OH ले लें तो ये क्या दे देगा, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और C2H5OH के साथ अगर वाटर ले लेंगे तो ये क्या देगा हमारे पास, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। अगर नेगेटिव डेविएशन की बात की जाए तो H2O है, HNO3 है, तो ये क्या देगा, नेगेटिव डेविएशन। H2O के साथ HCl है तो ये भी क्या देगा, नेगेटिव डेविएशन। अगर हम बात की जाए CHCl3 के साथ एसीटोन है, तो ये भी क्या देगा, ये सब चीज़ें हमारे पास नेगेटिव डेविएशन आएगी, ठीक है। जैसे CHCl3 के साथ C2H5OH रहे तो ये भी हमारा नेगेटिव डेविएशन देगा। इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो भी CCl4 के साथ रहेगा वो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन देगा, CHCl3 के साथ नेगेटिव डेविएशन, और H2O के साथ इनऑर्गेनिक एसिड रहेगा तो वो नेगेटिव डेविएशन देगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। अब क्या था, राउथ लॉ में हम लोगों ने क्या जाना था कि जो भी हमारा पार्शियल प्रेशर होगा वो बराबर होगा PA XA के, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P0A 1 माइनस XP, और क्या लिख सकते हैं, PA इक्वल टू P0A माइनस P0A XB, ठीक है। और यहाँ क्या कर सकते हैं, PA माइनस P0A इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PA0 XB, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं P0A माइनस PA इक्वल टू P0A XB, माइनस 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 कट जाएगा, तब हमारे पास क्या आएगा कि PA0
माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इतना याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग। इसमें दो बातें हैं, ठीक है। पी नॉट ए माइनस पी ए को बोलते हैं हम लोग लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे। अगर यही पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए होगा तब इसको बोल देंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर अगर आपसे पूछा जाए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा पी, एक मिनट, हाँ इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ हमारा प्रेशर है, टेम्परेचर है। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट का मेरे पास प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ इसका प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है। ठीक है, अब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तब क्या होगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? टीबी। ठीक है, तो डेल्टा टीबी हम लोग, और ये इसको बोलेंगे हम लोग कितना एलिवेशन हुआ, यहाँ से यहाँ का कितना एलिवेशन हुआ, तो टीबी इक्वल टू बोल सकते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, तो टीबी नॉट क्या है कि प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब डेल्टा टीबी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। ठीक है, और डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ आएगा के बी इंटू एम। अब यहाँ पर एम क्या है? एम है हमारे पास मोलालिटी, और के बी क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे इसको बोलते हैं एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसका यूनिट की बात की जाए तो ये होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स। यहाँ पर वाटर का पूछ दिया जाता है कि केबी कितना होता है, तो वाटर के लिए केबी याद रखिए, केबी फॉर वाटर याद रखिएगा, केबी फॉर वाटर 0.52 केजी केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, अगर इसको और फार्मूला को लिखा जाए तो और कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू, इसको क्या लिख देंगे? W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। M2 और M1 पहले ही आपको बताया था क्या मानने कि W2 क्या बोला था?
एक मिनट। कि W2 क्या था कि वेट ऑफ सॉल्यूट, और M2 की बात की जाए तो M2 क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और W1 की बात की जाए तो W1 क्या था हमारे पास कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब यहाँ से केबी के बारे में पूछ लिया जाता है कि केबी क्या होता है। तो केबी है आपके पास R इंटू एम इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू 1000। ठीक है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। एम क्या है, इसको M1 कर लीजिए। M1 से आपको क्या पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जब कहा था आपसे सॉल्वेंट। और डेल्टा टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। और डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अगर लैटेंट हीट के टर्म में पूछा जाए तब हम लोग बोलेंगे कि R इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू 1000। ठीक है। सिर्फ मास नहीं आएगा क्योंकि लेटेंट हीट निकाल रहे हैं तो LV हो जाएगा। इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेस्ड हो गया है, डिप्रेशन इन डिफिनेशन से ही पता चल रहा है कि जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट था, अगर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचा जाए तो हम लोगों ने क्या फेज डायग्राम में पढ़ चुके हैं, वाटर का फेज डायग्राम। इधर क्या होता है सॉलिड, इधर लिक्विड, इस तरह से रहता है। यहाँ क्या होता है सॉलिड, ये क्या होता है लिक्विड। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट रहेगा प्योर का, तो TF0 मान लेते हैं, TF0। अब जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका कम हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ से क्या आ जाएगा TF। तो डेल्टा TF क्या बोलेंगे हम लोग कि TF0 माइनस TF0। ठीक है। ये TF0 किसके लिए था, प्योर के लिए। ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। इसमें भी सेम है कि डेल्टा TF जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा मोलैलिटी के, और डेल्टा TF को बोल सकते हैं KF इंटू एम। ठीक है। और डेल्टा TF को और क्या कर सकते हैं KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M1 इंटू W1। ठीक है। सेम कहानी है इसमें भी। और KF निकालना होगा तो KF किसको इसमें क्या बोलते हैं, KF को बोलते हैं यहाँ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। यूनिट सेम रहेगा। और वाटर के लिए याद रखिएगा इसका वैल्यू होता है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है। केजी मोल। ठीक है। अगर KF के लिए बात की जाए, KF के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ M इंटू R इंटू M1 ले लेते हैं इंटू डेल इंटू TF का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूज़न।
अगर लेटेंट हीट के टर्म में बोला जाए तो R इंटू TF² डिवाइडेड बाय 1000 इंटू L फ्यूज़न। ठीक है, R पता ही है गैस कांस्टेंट है, TF क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, और M क्या है, यहाँ M1 क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले दो चीज़ें हैं, एक पूछ लिया जाता है आपसे डिफ्यूज़न किसे कहते हैं और एक ऑस्मोसिस। जैसे आपके पास ये कंटेनर है, यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्यूशन है, और ये क्या है SPM सेमी परमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन है, मतलब पारदर्शी झिल्ली है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से सॉल्वेंट से इधर की ओर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये किधर किधर होता है। अगर डिफ्यूज़न की बात की जाए तो इसमें SPM की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें SPM की ज़रूरत होती है। यहाँ पर भी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट मूवमेंट होगा, हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन की ओर। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का हो सकता है, पर इसमें क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इस ऑस्मोसिस के प्रेशर को रोकने के लिए क्या आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं पाई से, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के। पाई इक्वल टू अगर लिखेंगे तो कांस्टेंट हटेगा तो R आएगा इंटू C इंटू टी। R को क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट या फिर सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, पाई 1 और पाई 2 है। ठीक है, अगर पाई 1 बराबर है पाई 2 के, तब इसको बोलेंगे कि आइसोटोनिक। अगर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है, तब हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक। अगर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 और इस लोअर वाले को बोलेंगे हम लोग हाइपोटोनिक। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। अब इसका यूज़ कैसे है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंसंट्रेशन दे दिया हो, ठीक है, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाए या टेम्परेचर किसी एक का पूछा जाए, तो इस हिसाब से निकाल सकते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर की। वेंट ऑफ फैक्टर जिसको डिनोट करते हैं I से। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, जहाँ पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो मॉलिक्यूल का। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है, मतलब 1 होता है, मतलब कंप्लीट एसोसिएशन
और डिसोसिएशन हो सकता है। अगर आई की बात की जाए ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो केस लेके चलते हैं। एक हम लेके चल रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। ठीक है, एक तरफ हो रहा है डिसोसिएशन और एक तरफ हो रहा है हमारे पास एसोसिएशन। Na है, ये एसोसिएट होके An बना रहा है और एसोसिएशन में क्या होगा कि एसोसिएशन हो रहा है। ओहो, एक मिनट, An है, डिसोसिएट होके Na बना रहा है और Na है, एसोसिएट होके क्या बनाएगा, An बना रहा है। तो अगर आई की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, बिफोर डिसोसिएशन N है और आफ्टर डिसोसिएशन N है और बिफोर डिसोसिएशन क्या है 1। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, N के बराबर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, अगर एसोसिएशन की बात की जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो क्या होगा, I बिफोर डिसोसिएशन कितना हो गया 1 और आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया 1 और बिफोर डिसोसिएशन कितना था N। तो I इक्वल टू क्या हो गया 1/n। ठीक है, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात की जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तब क्या होगा, अगर डिसोसिएशन की बात की जाए, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन की बात की जाए तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 + n-1 अल्फ़ा और यहाँ हो जाएगा I इक्वल टू 1 + 1/n-1 अल्फ़ा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास है A4 से हो रहा है 4A और एक तरफ है 4A से बन रहा है A4। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है एसोसिएशन और यहाँ पर क्या हो रहा है डिसोसिएशन। अगर I की बात की जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या हो जाएगी 4/1। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट इसके एसोसिएशन के लिए बात की जाए तो क्या हो जाएगा 1/4। अगर यही हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तब क्या हो जाएगा कि 1 + 4 - 1 अल्फ़ा। तो I इक्वल टू 1 + 3 अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I इक्वल टू 1 + 1/n-1 अल्फ़ा। तो I इक्वल टू 1 + 1/4 - 1 अल्फ़ा। तो I इक्वल टू 1 - 3/4 अल्फ़ा। ठीक है, इस तरह से। जैसे आपसे और भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि अगर I की वैल्यू 2.74 है और आपके पास है BaNO3 का होल 2, तब अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालने का कोशिश कीजिए। तो I की वैल्यू क्या है 2 अगर एस, और इसमें एक और चीज़ है, ये हुआ है डिसोसिएशन। ठीक है, जैसे BaNO3 है तो इसका होल 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 2 और 1 3। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + n-1 अल्फ़ा। I की वैल्यू कितनी है 2.74 और यहाँ 1 + 2 अल्फ़ा।
तो 1.74 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा 0. यहाँ पर कितना होगा 8 16 16 और 7 87। अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 87%। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपसे और भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे बात की जाए, इसको थोड़ा हटा देते हैं। हाँ, अगर आपसे जैसे हमारे पास है KCl, ठीक है, या BaNO3 का होल 2, या Al2SO4 का होल 3, या फिर ग्लूकोज, यूरिया, ये सब है तो KCl है। और इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा या फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो जिसमें डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो इसमें K+ और Cl- मतलब 2 पार्टिकल डिसोसिएट करेंगे, इसमें 2 और 1 3 में डिसोसिएट होगा, इसमें 3 और 2 5 में। और ग्लूकोज और यूरिया डिसोसिएट नहीं होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। पाई पूछा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा। अगर मॉडिफाइड बात की जाए, तब मॉडिफाइड अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात की जाए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमारे पास क्या होगा, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप क्वेश्चन में ये देख लीजिएगा कि आपसे इलेक्ट्रोलाइट दिया है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट वो फार्मूला लगाएंगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट दिया है तब आपका फार्मूला हो जाएगा। जैसे अगर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात की जाए, वेपर प्रेशर की अगर बात की जाए तब फार्मूला क्या हो जाएगा कि P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A इक्वल टू I इंटू XP। ठीक है, अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जाए तब क्या होगा, डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू M इंटू KB। डेल्टा TF की बात की जाए तब क्या होगा, I इंटू M इंटू KF। अगर बात की जाए तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तो I इक्वल टू C इंटू R इंटू T। ठीक है, इस तरह से मॉडिफाइड आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये था सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज में जाना है और वहाँ से जो भी क्वेश्चन है, या आप कहाँ जाना है, टॉप रैंकर ऐप में। आप क्या कीजिएगा कि आप टॉप रैंकर ऐप में जाइएगा। ठीक है, वहाँ आपको बिहार एस्टेट की टेस्ट सीरीज होगी, वहाँ सॉल्यूशन चैप्टर आपको दिखाई देगा, वहाँ उसके टेस्ट कीजिएगा और टेस्ट करने के बाद जो भी आपका डाउट होगा हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, कल आपको टेस्ट की जो है सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको प्रैक्टिस करने से क्या है, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डअप होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।